ही एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करने के लिए हैं। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं आगे। देखिए, अगर आप क्लैट एनएल सेट ए लेट अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, यू आर मतलब सीकिंग फॉर अ कोचिंग, तो आप प्लीज़ क्लैट पॉइंट की ऐप और वेबसाइट जाइए, विजिट करिए। यहाँ पे इन सभी एग्जाम्स की क्लासेस दी हुई हैं, कोर्सेज दिए हुए हैं, बुक्स दी हुई हैं, मॉक टेस्ट दिए हुए हैं। तो आप वहाँ से इन चीज़ों को परचेस कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर आपको कोई डाउट है किसी भी कोर्स से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम का कॉन्टैक्ट नंबर है। आप उस पे कॉल करके भी इन कोर्सेज की जानकारी ले सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल है 31 मार्च टू जवान्स किल्ड इन छत्तीसगढ़ एनकाउंटर। एंड इसके बाद जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, माओइस्ट एनकाउंटर हुआ है जिसमें 31 माओइस्ट हैं, 2 जवान हमारे देश के जो हैं उनका इस एनकाउंटर में देहांत हो गया है। तो पहली चीज़ तो ये कि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से नहीं है, ये देश दुनिया में क्या चल रहा है आपको पता होना चाहिए। और आपको पता है कि छत्तीसगढ़ का काफ़ी सारा एरिया जो है वो नक्सलिज़्म से प्रभावित है। और इसी पे मेरा क्विज़ का क्वेश्चन है कि भारत में नक्सलिज़्म जो है वो वेस्ट बंगाल के एक जगह से हुआ था। उसका नाम मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बीरेन क्विट एज मणिपुर सीएम आफ्टर मीटिंग शाह। तो क्या हुआ है, एन बीरेन सिंह हैंड इन हिज रिजाइनेशन एज मणिपुर चीफ मिनिस्टर टू गवर्नर अजय कुमार भल्ला इन इम्फाल ऑन संडे। तो ये सीएम थे और इनको अभी हटना पड़ गया है। ऐसा माना जा रहा है कि लोगों का बीच में जो एमएलएस थे वो नहीं चाहते थे कि ये रहें सत्ता में। तो देश दुनिया में क्या चल रहा है वो एक ये न्यूज़ वाला पर्सपेक्टिव है। अभी दिल्ली में भी सीएम कौन बनेगा एक ये भी बड़ा न्यूज़ चल रहा है, देखते हैं। पेरेंट्स ऑफ वालायार गर्ल्स टू बी ट्राइड फॉर हीनियस क्राइम। देखो, एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी हुई है केरला में। क्या है ये मामला, मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली एक पेरेंट्स थे और वो उस पेरेंट्स में उस मदर का एक फ्रेंड था जो घर पे आता जाता रहता था। और उसका उस मदर के साथ भी शायद कोई संबंध हो। शायद क्या मतलब थे ही ऐसा, कल के या परसों की न्यूज़पेपर में मैंने डिटेल में पढ़ा था, अभी इसमें इतना डिटेल में नहीं है। तो वो आता था उनसे मिलने, जब भी वो ड्रिंक कर लेते थे या इस तरीके की चीज़ें करके। तो घर में जो बच्चियाँ थीं वो उनको भी हरैस करता था। और बहुत बार मदर के सामने हरैस किया है, फादर के सामने हरैस किया है, लेकिन उन लोगों ने कभी कुछ कहा नहीं है। उसके बाद एक बच्ची का सुसाइड भी हुआ था उसमें, मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें सामने आई थी। फिर मदर ने जो है वो बच्ची के नाम पे इलेक्शन लड़ने की सोची थी। उन्होंने यूनिफ़ॉर्म जो है वो सिंबल रखा था। देन इस पे फिर जब जाँच हुई तो ये सारी चीज़ें सम निकल के आई। तो ये एग्ज़ाम के लिए फिर मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। बट मतलब एज़ अ सोसाइटी कभी-कभी ये सब जब न्यूज़ हम सुनते हैं तो बड़ा बुरा लगता है कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। ये दोनों चीज़ें हैं कि मतलब कैसे पेरेंट्स अलाउ कर सकते हैं, कैसे ये चीज़ें हैं। तो ये वाली चीज़ है। 14 फिशरमैन फ्रॉम तमिलनाडु अरेस्टेड बाय श्रीलंकन नेवी, ये भी आज की न्यूज़ है। मैंने फिशरमैन इशू आप लोगों को कम से कम कुछ नहीं तो 20-30 बार पढ़ा दिया है। पर बहुत सार अगर अभी भी नहीं पता है तो ये लास्ट टाइम है, क्योंकि फिर आप लोगों के एग्ज़ाम भी आने वाले हैं स्पेसिफिकली फॉर जो अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट और या एनएल सेट देंगे। क्लैट में भी टाइम है। तो देखो क्या है, भारत है ये अपना प्यारा, इधर श्रीलंका है, बीच में अगर आप सेंटर से देख लो तो एक इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री है जो कि कच्छातीहू आइलैंड के आगे से निकलती है, ठीक। तो भारत का जो मछुआरा है वो इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री मान लो ये है, ठीक। इसके इधर फिशिंग कर सकता है और श्रीलंका वाला इधर कर सकता है। पर भारत का फिशरमैन जो है वो इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री क्रॉस करके इस एरिया में चला जाता है, और एक बार नहीं बहुत बार, हर तीसरे चौथे दिन ये न्यूज़ में रहता है। तो ऐसा क्यों करते हैं, पहले तो क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आएगा। तो देखो, दो कारण है। पहला कारण तो ये है कि भारत में मछुआरे बहुत ज़्यादा हैं। तो ये जो भारत वाला जो एरिया है ना, इधर फिशेज अब कम हो चुकी हैं और श्रीलंका में मछुआरे कम हैं, तो उनके साइड में मछलियाँ ज़्यादा हैं। तो इसीलिए रिस्क लेके ये मछुआरे इधर तक चले आते हैं। दूसरा कारण ये है कि अब भारत में इस एरिया में मछलियाँ बची भी कम हैं और इधर ज़्यादा हैं, तो मैंने आपको बताया ही। प्लस क्वालिटी वाइज़ भी बताते हैं कि इस साइड में, श्रीलंका वाले साइड में ज़्यादा बेटर रह गई हैं। अब इसके पीछे भी मेजर कारण है। मेजर कारण क्या है कि भारत की फिशरमैन जो फिशिंग करते हैं वो ट्रैवलर्स का यूज़ करते हैं। ट्रैवलर्स एक बड़े-बड़े नेट होते हैं। उसको जो अपने नावों से नीचे फेंक दिया जाता है, उसमें मछली भी आ गई, मछली के बच्चे भी आ गए, जो एल्गाई होती हैं, जो फिश खाती होंगी पानी के अंदर, वो सब भी चली जाती हैं। तो इसीलिए भी इधर मछलियाँ ज़्यादा बची भी नहीं है इस चक्कर में। और
जो श्रीलंका का साइड है, ये लोग डीप फिशिंग टेक्निक यूज करते हैं। अब डीप फिशिंग ये क्यों करते हैं, दो कारण है। देखो, अपने जो साउथ का जो मछुआरा है, ये रिच मछुआरा है, तो इनके पास पैसा है, ये ट्रैवलर्स यूज कर सकते हैं। बट श्रीलंका का मछुआरा इतना रिच नहीं है, तो वो डीप फिशिंग का यूज करते हैं। डीप फिशिंग मतलब जैसे डंडी गिरा के उससे मछली पकड़ना। तो आपको समझ में आ रहा है कि नेट वाले से, जो नेट से जो भारत वाले पकड़ते हैं, ट्रैवलर से पकड़ते हैं, उससे एक बार में ज्यादा फिशेस पकड़ ली जाती होंगी, और इसमें बहुत मेहनत लगती होगी। इसीलिए लोग ट्रैवलर्स का यूज करते हैं। पर क्या ट्रैवलर्स का यूज करना सही है, तो जवाब है नहीं। क्योंकि ट्रैवलर से मछली तो जा रही है, उसके बच्चे भी चले जा रहे हैं, उसके अंडे भी चले जा रहे हैं, तो इसीलिए तो फ्यूचर में फिर मछली की दिक्कतें हो रही हैं। तो भारत की सरकार बहुत कोशिश करती है कि हमारे मछुआरे ट्रैवलर्स का यूज ना करें, डीप फिशिंग टेक्निक का यूज करें, बट ऐसा हो नहीं रहा है। अब क्या होता है कि जब ये इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री क्रॉस कर लेते हैं, तो यहाँ पे श्रीलंका नेवी इनको पकड़ लेती है, फिर यही न्यूज हम लोग देख लेते हैं। ये जो जाफना का रीजन है ना, देखो 2009 से पहले भी इंडिया के मछुआरे इधर आते थे, लेकिन तब क्या था, श्रीलंका में सिविल वॉर था। तो ये जो जाफना वाला एरिया है ना, ये बड़ा मतलब खराब तरीके से वहां पे लोग थे, तो वो लोग मछली ज्यादा पकड़ने आते नहीं थे। अब क्या है, यहाँ पे थोड़ा स्टेबिलिटी हो गई है, शांति हो गई है, तो यहाँ के मछुआरे भी इस प्रोफेशन में काफी ज्यादा इन्वॉल्व हैं। तो इसीलिए उनका भी ये कहना है कि भैया अगर सारे इंडिया वाले ही पकड़ ले जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे। एक एक अच्छा तीवू आइलैंड भी बहुत न्यूज में रहता है। पीएम मोदी जी ने भी एक बार स्टेटमेंट दी थी कि कांग्रेस ने कच्चा तीवू जो है श्रीलंका को दे दिया। तो देखो, तमिल जो मछुआरे हैं वो गलत क्यों नहीं है, मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। मान लो कोई अभी आज 25 साल का लड़का जो है वो मछली पकड़ रहा है, तो उसके फादर ना कच्चा तीवू आइलैंड पे जाके सोते भी थे और मछली पकड़ते थे एक जमाने में। अब ऐसा क्यों, देखो 1975 से पहले ना एक अच्छा तीवू आइलैंड भारत का ही पार्ट था। हुआ क्या, देखो इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री को लेके इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में काफी टेंशन रहती थी। तो इंदिरा गांधी जी की सरकार ने एक एक्सेप्टेंस कर ली, लाइन को मान लिया, और उन्होंने कच्चतीहू आइलैंड श्रीलंका के अंडर में डाल दिया। लेकिन अब तमिल फिशरमैन का ये कहना है कि भैया हमारे तो पूर्वज भी आते थे यहाँ मछली पकड़ने, वो रहते भी थे, पकड़ के जाके फिर घर लौटते थे, आपने श्रीलंका को दे दिया। तो यही कच्चतीहू आइलैंड इसलिए बड़ा न्यूज में रहता है, एंड ये है श्रीलंका का फिशरमैन इशू। नामीबियन इंडिपेंडेंस लीडर सैम न्यूजोमा डाइज एट द एज ऑफ 95। तो नामीबिया के ये फाउंडिंग फादर हैं सैम नुजोमा, जिन्होंने अपनी कंट्री को इंडिपेंडेंस साउथ अफ्रीका से दिलाने में काफी योगदान दिया है। इनकी अभी देहांत हो गया है। ऐसे फेमस पर्सनालिटीज के नाम आपको पता होने चाहिए। देन अभी ट्रॉपेक्स 25 हुई है, क्या है ये, थिएटर लेवल ऑपरेशन रेडीनेस एक्सरसाइज, फुल फॉर्म है ट्रॉपेक्स की। इंडियन नेवी की लार्जेस्ट बाइनियल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, जो कॉम्बैट रेडीनेस एंड जॉइंट वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटीज को चेक करने के लिए है। इसकी लोकेशन थी, इंडिया के द्वारा इसको होस्ट किया गया था। इंडियन ओशन रीजन के आसपास इसको कंडक्ट किया गया। पार्टिसिपेशन किस किस का रहा, तो इंडियन नेवी के द्वारा इसको लीड किया गया, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स एंड कोस्ट गार्ड के द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया गया। ऑब्जेक्टिव क्या थे, टू मैरीटाइम सिक्योरिटी पे फोकस, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, साइबर एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, लिव वेपन फायरिंग्स, ये सब चीजें थी। इंटीग्रेटेड रिस्पॉन्स स्ट्रेटेजीज को टेस्ट करना, जॉइंट वर्क ऑफ फेस एम्फिसियस एक्सरसाइज एंड कॉम्बैट सिनारियो साइमल्टेशंस को चेक करना। देखो जितनी भी एक्सरसाइज होती है क्यों होती है, बेसिकली ये आजकल युद्ध तो हो नहीं रहे हैं, पर फिर हमारी जो आर्मीज हैं ये सब ट्रेन कैसे होंगे अगर युद्ध नहीं हो रहे हैं तो। मतलब बिल्कुल मैं नहीं चाहता हूँ कि युद्ध हो, मेरा मतलब ये है कि जैसे आप क्रिकेट खेलते हो, ठीक है, अब क्रिकेट के लाइव मैचेस भी तो होते हैं, मतलब प्रॉपर मैच हो रहे इंडिया ऑस्ट्रेलिया, तो वो प्रैक्टिस वहां पे एक अलग लेवल की होती है, और बाकी नेट्स में होते हैं। तो ये काइंड ऑफ नेट है, मतलब जैसे क्रिकेटर नेट्स करते हैं ना, ऐसे ही हमारी आर्मी ये सब नेट्स कर रहे हैं, नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कल को अगर कोई चीज हो जाए तो कैसे चीजों का कॉम्बिनेशन बनाना है, कैसे चीजें बेटर करनी है, कैसे चीजों को मेंटेन करना है, तो उसलिए। अभी रेपो रेट भी न्यूज में है, कंटेक्स्ट क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिड्यूस किया है रेपो रेट को बाय 25 बेसिक पॉइंट, जो कि 6.25% कर दी गई है। दिस इज द फर्स्ट रेट कट इन नियरली 5 ईयर्स। अब पहले तो आपको ये समझना होगा रेपो रेट क्या है, फिर आपको इसका रीजन समझ में आएगा। देखो रेपो रेट क्या है, मैं आपको ऐसे सिंपल कॉन्सेप्ट से समझाने की कोशिश करता हूँ, मे भी समझ में आए और मे भी नहीं आए, तो फिर देखते हैं, है ना। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ, ठीक। मान लो ये जो परसेंटेज लिखा हुआ है ना, ये एक प्राइवेट बैंक है, इसका नाम है एचडीएफसी, ठीक। और जो रेपो लिखा हुआ है ये क्या है, आरबीआई, ठीक। और यहाँ पे जो ये कंटेक्स्ट लिखा हुआ है ये मैं हूं, ठीक। अब समझना, अगर ये आरबीआई ये एचडीएफसी को लोन 2% पे देता है, तो एचडीएफसी मुझे लोन कितने पे दे देगा, 2.25 पे दे देगा, 2.5 पे दे देगा।
बट अगर ये आरबीआई इस एचडीएफसी को लोन 6% पे देता है, तो ये मुझे कितने पे देगा? 6.25 6.5 पे देगा। मतलब कहने का मतलब ये है, रेपो रेट क्या है? इट इज द रेट जिससे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिड्यूस करता है रेपो रेट को। किस चीज के लिए? जिससे कि वो पैसे को लैंड करे कॉमर्शियल बैंक्स को। आरबीआई लैंड मनी करता है कॉमर्शियल बैंक को, जो कॉमर्शियल बैंक आपको हमको देता है। अगर आरबीआई रेपो रेट ज्यादा रखेगा, तो कॉमर्शियल बैंक आपको जो पैसा देगा वो थोड़ा और ज्यादा रेट पे देगा, जिससे कि लोग लोन कम लेंगे। अगर आरबीआई रेपो रेट कम करके देता है कॉमर्शियल बैंक को, तो कॉमर्शियल बैंक भी उसी रेट पे फिर आपको आगे देंगे, तो लोग लोन ज्यादा लेंगे, जिससे कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा। रेपो रेट इज द इंटरेस्ट रेट एट विच द आरबीआई lends money to commercial bank for short term needs. It is a key monetary policy tool used to control inflation, manage liquidity and influence economic growth. आपको समझ में आई मेरी बात? क्लियर हुआ? अभी क्या हुआ है, 6.25% कर दिया गया है। एक और चीज है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी साल में कितनी बार मिलती है, ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे ये वर्क करता है? तो जब आरबीआई रेपो रेट कम करता है, तो बोरोइंग कॉस्ट फॉर बैंक डिक्रीज हो जाती है, जिससे कि वो लोन्स में काफी ऑफर देते हैं, लोअर इंटरेस्ट पे आगे देते हैं, जैसे कि आप और हम भी जाके इसको खरीद सकें। क्या क्या फायदे हैं रेपो रेट कम होने के? चीपर लोन्स मिलता है, स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, भाई लोगों के पास पैसा आएगा तो लोग बिजनेस करना चाहेंगे, लोग जमीन खरीदेंगे, लोग घर बनवाएंगे, जॉब क्रिएशन होगी अगर नए नए बिजनेस क्रिएट होंगे, इन्फ्लेशन मैनेजमेंट हो जाएगा, ग्लोबल अलाइनमेंट हो जाएगी। तो ये कुछ तरीके हैं जो इसमें होते हैं, ठीक है। देखो, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। एंड आई विल ट्राई कि इस अपकमिंग सेशन जो सेशन रहेंगे इस वीक के, उसमें मैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो टूल्स होते हैं, जैसे रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, या और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, उन सबको हम एक दिन डिस्कस कर लेंगे, जिससे कि आपका वो वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा इन चीजों को लेके, ठीक। तो आज हमने क्या क्या देखा? हमने रेपो रेट के बारे में देखा, देन हमने ट्रॉपिक्स 25 के बारे में देखा, नामीबिया के इंडिपेंडेंस लीडर सैम निजुमा जिनकी मृत्यु हुई है 95 की एज पे, इनके बारे में देखा। फिशरमैन क्राइसिस हमने देखी, ये वालियर वाला इंसिडेंट देखा। देन दो शॉर्ट न्यूज देखी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। अगेन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट एंड एलसैट, क्लैट 2026 के लिए, क्लैट 2027 के लिए हमारे बैचेस शुरू हो चुके हैं। एनएलसेट 2025 का क्रैश कोर्स शुरू है, एनएलसेट 2026 का बैच ईयर लॉन्ग कॉम्प्रिहेंसिव बैच शुरू है। आप इनके बुक्स हमसे मंगा सकते हैं, आप इनके मॉक्स हमसे मंगा सकते हैं। वॉट एवर यू नीडेड टू क्रैक दिस एग्जाम, सब कुछ आपको मिलेगा। हमारी टीम का कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप कॉन्टैक्ट करके भी इन कोर्सेज की जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद। एंड हाँ, जाते जाते थोड़ा सा एक चीज मैं और बता देता हूँ। देखो, ये टॉपिक एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु फिशरमैन इशू, ये प्लीज कर लेना। मैं आपको ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये ऐसी न्यूज है ना, ये पूरे साल भर में कुछ नहीं तो 10 बार न्यूज में रहती है। जैसे अभी ये 15-20 दिन पहले भी थी, कुछ फिशरमैन्स को पकड़ लिया। फिर मोदी जी ने कच्छतीहू आइलैंड को इतना इम्फेसिस कर दिया है। देन ये अपने आप में एक बड़ी प्रॉब्लम है कि इतने रिस्क के बाद इतनी बार श्रीलंका के जवान, जो श्रीलंका की नेवी है, वो तमिलनाडु के फिशरमैन्स को पकड़ लेती है, उसके बाद भी क्यों ये लोग इस लेवल का रिस्क लेते हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कच्छतीहू आइलैंड के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री का जो एग्रीमेंट हुआ था वो 1973 में हुआ था। शायद ये मैंने मिस कर दिया था पॉइंट बताना, 73-74 में था वो, चेक कर लेना आप लोग, यही था। एक चीज और है, आप लोग बोलोगे कि सर ये प्रॉब्लम दोनों कंट्रीज के बीच में कब से शुरू हुई? तो ये आज से नहीं है। देखो, पहले श्रीलंका सीलोन था, जब ब्रिटिशर्स रूल करते थे उनके अंडर में था, तो तब भी ये दिक्कत थी। मतलब इट्स कमिंग फ्रॉम 1920s के बाद से ही ऐसा चला आ रहा है। तो उस पर अपने को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। मेरा पॉइंट ये है कि जो ऐसे टॉपिक्स रहे जो सदाबहार टॉपिक हैं, आप वो करके रखिए। आप पेपर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, पेपर में देयर विल बी सम टॉपिक्स जो बिल्कुल नॉनसेंस होंगे, पर वो आएंगे। वो आप किसी भी मैगजीन से नहीं कर पाओगे, वो जनरल अवेयरनेस से लगाओगे। लेकिन जो प्रिडिक्टेबिलिटी है, जहां पे हमें पता है कि हाँ ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, तो वहां पे फिर आपको ध्यान रखना है कि भैया काम करें, वो चीज मिस नहीं करनी है। तो ये मेरा मतलब था, बाकी आप लोग समझदार हैं। थैंक यू। जय हिंद।